नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। 20 प्रैक्टिस सेटों की सीरीज़ में आज आप लोग ये 5वां प्रैक्टिस सेट देखेंगे। हमें ये पूरा विश्वास है कि आप लोग निरंतर जितने भी वीडियोज़ आ रहे हैं उनको कंप्लीट करते जा रहे होंगे, क्योंकि परीक्षा अब आप लोगों की काफ़ी नज़दीक आ चुकी हैं और उनके शेड्यूल भी धीरे धीरे सेट होते जा रहे हैं। तो आप लोग अपनी पढ़ाई के भी शेड्यूल को सेट कर लीजिए। चलिए तो आज का 5वां प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, हाल ही में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी PR श्रीजेश को दिया गया। प्रश्न में बोला गया है कि वर्ल्ड गेम्स एथलीट्स ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसको दिया गया? तो ये PR श्रीजेश को दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर एक बात और जानना जरूरी है कि जो विश्व एथलीट्स चैंपियन 2022 हुआ है वो कहाँ पर हुआ और किस क्रम का है? तो जो विश्व एथलीट्स चैंपियन 2022 हुआ वो 18वां रैंक है उसका, यानी 18वीं वो विश्व एथलीट चैंपियनशिप 2022। और कहाँ पर हुई? तो ये अमेरिका के यूजीन में हुई है। अब यहाँ प्रश्न एक ये भी उठता है कि फिर 19वां विश्व एथलीट चैंपियन 2023 कहाँ पर होगा? तो ये बुडापेस्ट में होगा, हंगरी के। ठीक है, तो ये दोनों बातें भी इसके साथ कोरिलेट करना जरूरी था। पहले प्रश्न का आंसर सी होगा, PR श्रीजेश। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है कि हाल ही में दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट द जेट को किस देश ने लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये द जेट जो है ये हाइड्रोजन से संचालित होने वाली दुनिया की पहली फ्लाइंग बोट होगी और इसको लॉन्च करने की घोषणा की है किसने? UAE ने की है। ठीक है, अब जब यहाँ पर हाइड्रोजन से संचालित होने वाली बोट की बात हुई तो पूर्व में हम लोगों ने पढ़ा है कि भारत अपना पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पे स्टैब्लिश करेगा? तो ये खंडवा मध्य प्रदेश में करेगा। तो यहाँ पे इसको कोरिलेट किया जा सकता है। अगला प्रश्न संख्या 3 देखिए, भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? तो भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। विकल्प ए सही होगा। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिहाज से। प्रश्न संख्या 4 देखिए, कह रहा है कि देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ पे बनाया गया है? तो पहली बुलेट का पहला स्टेशन जो है वो सूरत में बनाया गया। यहाँ विकल्प सी सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2022 के अवसर पर भारत में कितने नए रामसर स्थलों को शामिल किया गया है? यहाँ पे आर्द्र भूमि का जो इंग्लिश मीनिंग होती है वो वेटलैंड होती है। पूछ रहा है कि जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस है यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे है, उसमें 2022 में कितने नए रामसर स्थलों का चयन किया गया है? तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा 2, यानी ए ऑप्शन सही होगा। आप लोगों ने पूर्व में जब घटनासार का अध्ययन किया है तो उसमें हमने पूरा रामसर का नाम कैसे पड़ा, कहाँ से आया, किस सन में हुआ, इसकी पूरी डिटेल चर्चा की है। उसको यहाँ न दोहराते हुए एक नए पक्ष को शामिल कर रहे हैं। कह रहा है कि 2 नए रामसर स्थलों को शामिल किया गया। अब यहाँ पे सबसे पहली बात आती है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो इस वेटलैंड डे जो 2 फरवरी को मनाया जाता है, 2022 में इसकी थीम क्या थी? तो वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर के साथ इसकी थीम बनाई गई थी। फिर से थीम रिपीट कर दे रहे हैं, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। अब यहाँ पर एक प्रश्न और उठता है कि किन 2 रामसर स्थलों को शामिल किया गया है? तो पहला है गुजरात के खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य को शामिल किया गया है वेटलैंड सूची में, गुजरात के खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य को, और दूसरा है उत्तर प्रदेश का बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, ये 2 अभ्यारण्य जो है शामिल किए गए रामसर स्थलों में। ठीक है, और इस प्रकार जो भारत में जितनी भी आर्द्र भूमि की संख्या है वो कितनी हो गई? 49 हो गई। यानी टोटल स्थलों की संख्या कितनी होगी? रामसर स्थलों की संख्या वो 49 हो गई। यहाँ पर दूसरा जो रामसर स्थल की चर्चा की गई बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्तमान समय में रामसर स्थलों की संख्या अब कितनी हो गई है? तो ये संख्या अब 10 हो गई है। ठीक है, ये डिटेल चर्चा आपके साथ इस आर्द्र भूमि वेटलैंड के बारे में पूरी होलिस्टिक अप्रोच में हो गई है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2021 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी देश रहा है? तो हम लोगों ने पूर्व की चर्चा में इसको लिया था कि भारत का सबसे बड़ा भागीदार देश कौन है? अमेरिका है। सी ऑप्शन सही होगा। और इसके साथ व्यापारिक संतुलन भी सकारात्मक है। और नकारात्मक व्यापारिक संतुलन किसके साथ है? तो चाइना के साथ होगा। यानी यहाँ पे विकल्प सी सही होगा, अमेरिका। प्रश्न संख्या 7 देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत की है? तो सही जवाब होगा छत्तीसगढ़। ठीक है, यानी सी विकल्प सही होगा। छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न संख्या 8 देखिए, किस भारतीय खिलाड़ी को 2022 के लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है? तो ये अवार्ड मिला है किसको? नीरज चोपड़ा को। यानी विकल्प ए सही होगा। यानी नीरज चोपड़ा को लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है 2022 का। याद रखिएगा, विकल्प ए सही होगा यहाँ। अब हम लोग प्रश्न संख्या 9 की तरफ चल रहे हैं आगे। देखिए प्रश्न संख्या 9 में क्या दिया हुआ है। भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स इंटरप्राइजेज कहां पर बना है?
तो भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स एंटरप्राइजेज चेन्नई सुपर किंग्स ये बना है, ठीक है। और ये चेन्नई सुपर किंग्स को क्यों भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स एंटरप्राइजेज बनाया गया? क्योंकि आईपीएल में 4 खिताब जीतकर ये उपलब्धि उन्होंने हासिल की है चेन्नई सुपर किंग्स ने, यानी 9वें प्रश्न का आंसर डी होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस देश ने वेस्टइंडीज में आयोजित अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? तो जो यहाँ 2 प्रश्न बन रहे हैं, प्रश्न में ही 2 बन रहे हैं। एक तो ये पूछा जा सकता है कि अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया, तो आपका जवाब होगा वेस्टइंडीज में आयोजित किया गया। अब ये पूछ रहा है कि वेस्टइंडीज में आयोजित अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता, तो सही जवाब होगा भारत ने जीता। तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि भारत ने किसको हराकर ये खिताब जीता, तो इंग्लैंड को हराया था और भारत ने इस प्रकार ये 5वां खिताब जीता है। यहाँ एक प्रश्न और बनाया जा सकता है कि इसमें प्लेयर ऑफ द मैच किसको चुना गया था, तो इसमें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया राज अंगद बाना को, और ये राज अंगद बाना जो है ये भारतीय है, ठीक है। और एक और पूछा जा सकता है कि ये जो अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था इसमें भारत की तरफ से कप्तानी किसने की थी, तो यश धुल ने इसमें कप्तानी की थी, यानी 10वें प्रश्न का आंसर सी भारत होगा। और इसको भी हम लोगों ने होलिस्टिक अप्रोच से देखा। अगला देखिए 11 नंबर प्रश्न, हाल ही में किसे जेएनयू की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है? तो जेएनयू की पहली महिला कुलपति बनी है शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। कौन बना है जेएनयू की पहली महिला कुलपति? शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित, यानी विकल्प ए सही होगा यहाँ पे। अब आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 12 को देखिए। फरवरी 2022 में आयोजित एएफसी महिला एशिया कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता? तो ये जो एएफसी महिला एशिया कप का खिताब 2022 का है ये चीन ने जीता, यानी विकल्प बी सही होगा यहाँ पे। अब ये देखिए यहाँ पे दिया है कि जो एएफसी महिला एशिया कप 2022 है इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो भारत में हुआ था। और अगर भारत में भी पूछे राज्य तो आप महाराष्ट्र बताएंगे। अब यहाँ पे दिया है कि इस मैच को जीता किसने, इस एशिया कप को, एएफसी महिला एशिया कप को किसने जीता, तो चीन ने जीता। किसको हराकर जीता, तो दक्षिण कोरिया को उन्होंने हराया था, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड जो संभावित प्रश्न है वो भी हम लोगों ने देख लिया। अगला देखिए प्रश्न संख्या 13, हाल ही में कोविड-19 के विरुद्ध डीएनए वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो डीएनए वैक्सीन लगाने वाला पहला देश भारत है, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता? तो हम लोगों ने पूर्व में इसको कई बार चर्चा किया है। सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार उत्तर प्रदेश ने जीता है। अब यहाँ पे ये प्रश्न बन सकता है कि उत्तर प्रदेश की इस झांकी का विषय क्या था, तो एक जिला एक उत्पाद, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ओडीओपी कहते हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, के साथ काशी विश्वनाथ धाम के बारे में के विषय पर इसकी झांकी तैयार की गई थी, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न संख्या 14 का उत्तर क्या होगा, ए होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 15 देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2028 के ओलंपिक के लिए किन खेलों को शामिल करने की घोषणा की है? तो यहाँ आपका आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी डी ऑप्शन होगा। यानी कि जो 2028 में ओलंपिक खेल होना है उसके लिए कुछ खेलों के और एडिशन करने की घोषणा की गई है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा। उसमें पहला खेल है सर्फिंग, दूसरा खेल है स्केट बोर्डिंग और तीसरा खेल है स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न स्वाभाविक उठ रहे हैं। पहली बात तो यही उठ रही है कि जो 2028 में ओलंपिक गेम होगा ये कौन सा गेम होगा, तो ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम होगा। और ये किस क्रम का होगा, तो ये 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 में। और ये पूछ सकता है कि कहाँ होगा, तो ये लॉस एंजलिस यूएसए में होगा, ठीक है। ये तो 2028 का हो गया। अभी पूर्व में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ है इसकी काफ़ी चर्चा भी रही और प्रधानमंत्री महोदय ने यहाँ के जो इसमें जीते खिलाड़ी थे, सभी खिलाड़ी जो प्रतिभागी खिलाड़ी थे उनसे मुलाकात भी की और उनके साथ चर्चा भी की और आगे हौसला अफजाई भी किया। तो यहाँ पे प्रश्न उठता है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 किस क्रम का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था, तो ये 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था। कौन, टोक्यो 2020। अब ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या था, तो इसका शुभंकर था मिराई तोबा, ठीक है। एक प्रश्न और आप लोगों के जहन में आ रहा होगा कि इसी समय टोक्यो ओलंपिक के बाद ही तुरंत टोक्यो पैरालंपिक हुआ था, ये इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी सोमाइटी, ठीक है। यानी टोक्यो ओलंपिक की थीम थी मिराई तोबा और टोक्यो पैरालंपिक की थीम क्या थी, सोमाइटी। ये हम लोगों ने टोक्यो ओलंपिक 2020 के बारे में देख लिया और 2028 के बारे में अभी हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। तो अब प्रश्न उठता है कि 2024 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ पे होगा, तो जो 2024 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है वो क्रम के हिसाब से 33वां होगा और ये पेरिस के फ्रांस में आयोजित होगा। यानी 2020 का टोक्यो में हुआ 32वां था वो, 2024 में 33वां ग्रीष्मकालीन होगा पेरिस फ्रांस में, 2028 में 34वां ग्रीष्मकालीन होगा लॉस एंजलिस यूएसए में। यानी इस प्रश्न से रिलेटेड जो भी और प्रश्न बन सकते थे हम लोगों ने इस ओलंपिक खेल से संबंधित देख लिए हैं। समयानुसार जैसे प्रश्न आएगा उस हिसाब से उसको हम लोग कोरिलेट करके और डिटेल करते चलेंगे।
तो केवल आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि हम लोग केवल प्रश्न कर रहे हैं, आप स्वयं फील भी कर रहे होंगे कि कितने अच्छे तरीके से हम लोग प्रश्न के माध्यम से खेल को भी और बाकी सारी चीज़ों को कवर करते हुए चल रहे हैं। अगला प्रश्न संख्या 16 देखिए, भारत के किस शहर में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई? तो आपका सही जवाब होगा जयपुर, यानी कि बी, यानी जयपुर में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है। अब आप चलिए प्रश्न संख्या 17 की तरफ। प्रश्न संख्या 17 में देखिए दिया है सुमेलित करने के लिए, पहला दिया है एनसीईआरटी के नए निदेशक किसे चुना गया है? तो दिनेश प्रसाद सकलानी को, यानी एनसीईआरटी के नए निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी जी बने हैं। दूसरा दिया है इंडिको के नए प्रबंध निदेशक कौन है? तो राहुल भाटिया जी हैं। और अगला है यूजीसी के नए अध्यक्ष कौन है? तो एम जगदीश साहब हैं। ठीक है, यानी ये तीनों के तीनों सुमेलित हैं, तो यहाँ आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, ये सारे व्यक्ति जो पदों पर नियुक्त किए गए हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। शीतकालीन ओलंपिक 2022 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन बने? तो भारत के ध्वजवाहक कौन बने? इसका सही जवाब हो जाएगा आरिफ खान, यानी विकल्प डी। अब जैसे ही आपने आरिफ खान का नाम सुना, आपके जहन में यह प्रश्न आ गया होगा कि हम लोगों ने पहले इसके बारे में चर्चा की है। ये भारत के एकमात्र खिलाड़ी थे जो शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, और यही जब इकलौते थे तो यही ध्वजवाहक भी थे। अब प्रश्न उठता यह है कि ये जो आरिफ खान है ये किस खेल से संबंधित है? तो ये अल्पाइन स्कीइंग से संबंधित है, और आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भारत ने कोई पदक नहीं जीता था। अब प्रश्न बनता है, कुछ और प्रश्न बन सकते हैं, जैसे ये पूछा जा सकता है कि जो शीतकालीन ओलंपिक 2022 हुआ ये किस क्रम का था? तो ये 24वां शीतकालीन ओलंपिक था जो 2022 में हुआ। फिर पूछा जा सकता है कि ये कहाँ आयोजित हुआ? तो ये चीन के बीजिंग में आयोजित हुआ 4 से 20 फरवरी के बीच में। फिर पूछा जा सकता है कि इस शीतकालीन ओलंपिक 2022 का शुभंकर क्या था? तो आप बताएंगे कि बिंग ड्वेन ड्वेन था। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, बिंग ड्वेन ड्वेन 24वें शीतकालीन ओलंपिक का शुभंकर था। पीसीएस जैसे एग्जाम में एक नया पैटर्न देखने को कुछ वर्ष पहले मिला था कि ये पूछा गया कि इसमें कुल खेल कितने शामिल हुए थे? तो इसमें 15 खेल शामिल हुए थे। ये भी पूछ सकता है कि इसमें कितने देश ने पार्टिसिपेट किया था? तो इसमें 91 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। तो इसका उद्घाटन विषय क्या था? तो वन वर्ल्ड वन फैमिली था। ये भी पूछा जा सकता है कि शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आदर्श वाक्य क्या था? तो एक साझा भविष्य के लिए एक साथ, ये इनका आदर्श वाक्य था। और एक सबसे इंटरेस्टिंग इसमें फैक्ट समझ लीजिए कि शीतकालीन ओलंपिक 2022 जो बीजिंग चीन में हुआ, इसमें सबसे पहली बार हैती और सऊदी अरब ने भी पार्टिसिपेट किया। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पहली बार किन देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया? तो आपका जवाब होगा हैती और सऊदी अरब। अब इसमें एक प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि जो इसमें रैंकिंग आई उसमें कौन से देश थे? तो पहली रैंकिंग पे नॉर्वे था, दूसरे पे जर्मनी था, और तीसरे नंबर पे आपका चीन था। याद रखिएगा कि इसी जो जब कोई ओलंपिक होता है तो उसी जगह पे पैरालंपिक भी होता है। तो बीजिंग का जो शीतकालीन पैरालंपिक हुआ था उसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सुई रॉन रॉन है। यानी कि बीजिंग शीतकालीन पैरालंपिक का शुभंकर क्या था? सुई रॉन रॉन। यानी जिनको पैरालंपिक और ओलंपिक के बारे में अंतर न पता हो तो वो जान लें कि पैरालंपिक जो होता है ये दिव्यांग खिलाड़ी जो होते हैं उनके बीच में प्रतियोगिता होती है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ ये बन सकता है कि जो 25वां शीतकालीन ओलंपिक 2026 है वो कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो वो इटली में आयोजित किया जाएगा। और 24वां शीतकालीन ओलंपिक कहाँ हुआ? चीन के बीजिंग में। इस प्रकार हम लोगों ने शीतकालीन ओलंपिक को भी देख लिया और पूर्व में हम लोगों ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक को भी हॉलिस्टिक अप्रोच से देख लिया। इस प्रकार प्रश्नों के माध्यम से हम लोग और अतिरिक्त जो संभावित प्रश्न उनको भी देख ले रहे हैं, तो हम लोग का इसी बहाने पूरा खेल भी पूरा हो जा रहा है। अगर आप ये सोचते हो कि हम एक दिन खेल पे बैठेंगे और सारे टॉपिक को पढ़ लेंगे, तो उसमें होता क्या, आप निश्चित तौर पर पढ़ लेंगे। उसमें होता क्या कि जब आप कई सारे खेल से रिलेटेड फैक्ट पढ़ते चले जाते हैं तो उसमें आपका कॉन्सेप्ट एक दूसरे में घुसने लगता है। तो इसलिए ये जरूरी है कि प्रश्नों के ऐसे माध्यम से इनको कर लिया जाए। आगे देखिए प्रश्न संख्या 19, वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किस प्रसिद्ध गायिका का निधन 6 फरवरी 2022 को हो गया? तो वो लता मंगेशकर जी थी, जिनका निधन 6 फरवरी 2022 को हो गया। ये भारत रत्न प्राप्त हैं और इनको भारत रत्न 2001 में मिला था। प्रश्न संख्या 20 देखिए, 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्र दिवस यानी वेटलैंड डे की थीम क्या थी? तो अभी हमने पूर्व में ही डिस्कशन के दौरान इस बात को आपको बता दिया था। तो इसकी थीम क्या थी? वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, यानी यहाँ पे विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर, फरवरी 2022 में आयोजित उड़ीसा ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता था? तो महिला एकल का खिताब उन्नति हुड्डा ने जीता था, यानी यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 देखिए, हाल ही में किस राज्य को 75 वर्षों में पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये मणिपुर को जोड़ा गया है। इन 75 वर्षों में पहली बार मालगाड़ी से मणिपुर को जोड़ा गया है, विकल्प बी सही होगा। जैसे ही रेलवे की इस
प्रकार के प्रश्न का सामना आपको करने को मिला, आपके दिमाग में तुरंत ये बात आ गई होगी कि रेलवे ने एक टारगेट भी रखा है और मणिपुर पूर्वोत्तर में पड़ता है, तो पूर्वोत्तर के सभी राज्यों को की जो राजधानी है उसको रेल नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य क्या रखा गया है। तो 2023 तक रेलवे ने कहा है कि हम पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानी को रेल नेटवर्क से जोड़ देंगे। एक लक्ष्य और आपको रेलवे का याद आ रहा होगा, हम लोगों ने पूर्व में चर्चा कर लिया है कि भारतीय रेलवे को कब ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य रखा गया, तो ये 2030 तक रखा गया। इस प्रकार ये 22 प्रश्न कंप्लीट हुए। अगला 23वां प्रश्न देखिए, हाल ही में होंडुरस की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो जो होंडुरस की पहली महिला राष्ट्रपति हैं उनका क्या नाम है, सियोमारा कास्त्रो। ठीक है, सियोमारा कास्त्रो, ये होंडुरस की पहली महिला राष्ट्रपति, यानी विकल्प डी सही होगा। यहाँ होंडुरस की राजधानी भी पूछी जा सकती है, तो होंडुरस की राजधानी जो है वो है तेगुसिगल्पा। तेगुसिगल्पा जो है ये होंडुरस की राजधानी है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि होंडुरस की मुद्रा क्या है, तो होंडुरस की मुद्रा जो है लेम्पीरा है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, यहाँ पे 23 का विकल्प डी सही होगा। अगला 24 नंबर प्रश्न देखिए, हाल ही में किस खाड़ी देश में पहला योग महोत्सव का आयोजन किया गया। तो वो देश था जहां पर पहली बार योग महोत्सव का आयोजन किया गया, सऊदी अरब। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि योग दिवस कब मनाया जाता है, तो योग दिवस जो है वो 21 जून को मनाया जाता है। फिर प्रश्न उठता है कि 2021 में इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी योगा फॉर वेल बीइंग। ठीक है, योगा फॉर वेल बीइंग 2021 की योगा दिवस की थीम थी। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। प्रश्न संख्या 24 का आंसर ए होगा, सऊदी अरब में पहली बार योग महोत्सव मनाया गया। प्रश्न संख्या 25 देखिए, 4 फरवरी 2022 को विश्व कैंसर दिवस की थीम क्या थी। तो पहली बात यह है कि विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। वहीं अभी आपने पढ़ा कि वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए कि पूछ रहा है कि इसकी थीम क्या थी, तो जो 2022 की थीम है कैंसर दिवस की, क्लोज द केयर गैप थी, यानी विकल्प बी सही होगा यहाँ पे। यहाँ पर 26वें प्रश्न की तरफ चलिए, दिया है कि 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में एशियन फिल्म प्रतियोगिता खंड में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा कुंजगल यानी पेबल्स को। ये जो कुंजगल फिल्म है ये तमिल फिल्म है। ठीक है, और इसको जो ढाका में 20वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव मनाया गया 2022 का, इसमें एशियन फिल्म प्रतियोगिता खंड में भारत को ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला, कुंजगल पेबल्स, और ये तमिल फिल्म है, यानी 26 का ए विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 27 देखिए, हाल ही में देश की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहां पर एस्टेब्लिश की जाएगी। तो ये जो भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी एस्टेब्लिश होगी ये लखनऊ में होगी, सी ऑप्शन सही है। ये उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। अगला 28 नंबर देखिए, जनवरी 2022 में कुछ नियुक्तियां हुई हैं, उनको मैच करिए। पहला दिया है कि एचपीसीएल के नए चेयरमैन और एमडी बनाए गए हैं पुष्प कुमार जोशी, बिल्कुल सही है। दूसरा दिया है कि मुख्य आर्थिक सलाहकार के तौर पर डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन का नियुक्ति की गई है, तो ये भी सही है, यानी मुख्य आर्थिक सलाहकार के तौर पर वी अनंत नागेश्वरन है। और अगला है पीएमएलए निर्णायक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो विनोदानंद झा जी बने हैं। ये तीनों नियुक्तियां सही है, यानी यहाँ पे विकल्प डी सही होगा। अगला प्रश्न संख्या 29 देखिए, हाल ही में प्रकाशित प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक के संदर्भ में कौन सा सुमेलित है। पहला दिया है इंडियाज वुमेन यंग हीरोज, तो इसकी लेखिका कौन है, मीनाक्षी लेखी, जो वर्तमान में सेंट्रल में मिनिस्टर भी हैं। तो ये जो इंडियाज वुमेन अनसंग हीरोज हैं इसकी लेखिका कौन है, मीनाक्षी लेखी। अगला देखिए, अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसके लेखक कौन है, तो रस्किन बॉन्ड है। और रस्किन बॉन्ड की किताबों का ज़्यादा पूछा भी जाता है, तो एक बार और जान लीजिए कि अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस रस्किन बॉन्ड ने लिखा। अगला है फियरलेस गवर्नेंस, तो ये किरण बेदी जी हैं, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है कि इसमें हाल ही में हुए निधन से संबंधित, ये पूछ रहा है कि किस क्षेत्र से संबंधित लोग हैं। तो ये पहला नाम है थिरू आर नागास्वामी, ये पुरातत्वविद से संबंधित क्षेत्र में काम किए हैं, इनका हाल ही में निधन हो गया, ये सही है, थिरू आर नागास्वामी पुरातत्वविद। अगला नाम है मिलिना साल्विनी, जो कथकली के नृत्य से संबंधित है, इनका हाल ही में निधन हो गया, नाम है मिलिना साल्विनी। और यहाँ प्रश्न उठता है कि कथकली किस राज्य का नृत्य है, तो याद रखिएगा कि कथकली केरल का नृत्य है। अगला नाम है चरणजीत सिंह, जो हॉकी के खिलाड़ी हैं, हाल ही में इनका निधन हो गया, यहाँ पे विकल्प डी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, जनवरी 2022 में किस अफ्रीकी देश में सेना के द्वारा तख्ता पलट कर दिया गया है, तो इसका आपका सही जवाब होगा बुर्किना फासो। यहाँ पर ये एक अफ्रीकी देश है बुर्किना फासो, यहाँ पर सेना के द्वारा तख्ता पलट कर दिया गया है, यहाँ पे आपका विकल्प सी सही होगा। अब ये समझ लीजिए कि बुर्किना फासो की राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी उवागादोगु है, उवागादोगु है, ठीक है। और यहाँ की मुद्रा क्या है, तो यहाँ की मुद्रा फ्रैंक है, यानी कि बुर्किना फासो जो है इसकी राजधानी क्या है, उवागादोगु, ठीक है, और यहाँ की मुद्रा फ्रैंक है। अब ये कुछ और देश भी दिए हैं, जैसे लीबिया है, तो लीबिया की राजधानी क्या है, तो हून है।
या त्रिपोली भी कहते हैं, ठीक है, होन कहिए या त्रिपोली कहिए। और यहाँ पे दिनार चलता है। अगला नाम है सूडान का, सूडान की राजधानी खार्तूम है, यहाँ पे पाउंड चलता है। और अगला नाम अंगोला है, यहाँ की राजधानी लुआंडा है और यहाँ पर क्वार्जा चलता है मुद्रा के तौर पर, ठीक है। तो इसको कोरिलेट करके इसलिए चला जाता है क्योंकि कई बार राजधानी के प्रश्न जो हैं वो सीधे करंट से कोरिलेट कर दिए जाते हैं और अफ्रीकी देश की राजधानियां ज़्यादा पूछता भी है। अगला देखिए, हाल ही में असम सरकार के द्वारा किसे असम वैभव सम्मान दिया गया? तो इसका सही जवाब होगा रतन टाटा जी को असम सरकार द्वारा असम वैभव का सम्मान प्रदान किया गया, यानी यहाँ पे आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जनवरी 2022 में जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को इसमें 85वां स्थान मिला, यानी विकल्प सी सही होगा यहाँ पे। अब ये प्रश्न उठता है कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। और कब जारी किया गया? जनवरी 2022 में। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसमें प्रथम स्थान किसका है, यानी ये पूछ रहा है कि कहाँ पर भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं है, ना के बराबर है, तो वो है न्यूजीलैंड और डेनमार्क संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर है। और भारत का स्थान इसमें कौन सा? 85 है, यानी विकल्प सी सही होगा। इस प्रकार के प्रश्न सूचकांक से रिलेटेड भी पूछे जाते हैं, इसलिए इसको हम लोग प्रश्नों के माध्यम से करते चलेंगे। अगला 34 नंबर देखिए, हाल ही में भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये जो भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर है ये इस्टेब्लिश किया जाएगा केरल में, यानी विकल्प ए सही होगा यहाँ पे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 के पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया? प्रश्न पढ़ते समय ये ध्यान दिया करिए कि प्रश्न में कहीं नहीं तो नहीं लिखा है। अगर नहीं को हम लोग इग्नोर कर देते हैं तो कई बार प्रश्न सीधे गलत हो जाते हैं, ऐसे ही आते हुए प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो पूछ रहा है कि इनमें से किसको पद्म विभूषण का पुरस्कार नहीं मिला? आप लोग जब घटनासार की सीरीज देख रहे थे तो इसको मैंने बहुत विस्तार से बताया था। आज यहाँ पर कुछ चीज़ों को कोरिलेट करते हुए कुछ नई चीज़ों को शामिल करूंगा। पहले तो ये समझ लीजिए कि पद्म पुरस्कार होता है और ये पद्म पुरस्कार 3 भागों में डिवाइड होता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। एक बात और यहाँ जान लीजिए कि जो भारत में सबसे बड़ा नागरिक सम्मान होता है वो होता है भारत रत्न, और दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो होता है वो पद्म विभूषण होता है। इस बार 4 लोगों को पद्म विभूषण मिला है, जिनमें से 3 लोगों को मरणोपरांत और 1 लोगों को जीवित में। दूसरी बात है कि पद्म भूषण 17 लोगों को मिला है और पद्मश्री 107 लोगों को मिला है, और ये टोटल कुल संख्या बनती है 128 पद्म पुरस्कार की, जो 2022 में दिया गया। अब ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे पहली बार कब पद्म पुरस्कार देने का ये प्रचलन शुरू हुआ? तो ये 1954 से शुरू हुआ। अब यहाँ ये भी पूछा जा सकता है कि 2022 में जो पद्म पुरस्कार दिए गए उसमें महिलाओं को कितना मिली? तो महिलाएं 34 हैं, और विदेशी या एनआरआई की संख्या पूछेगा तो 10 आप बताइएगा, और टोटल 13 लोगों को मरणोपरांत ये पद्म पुरस्कार मिला है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि किन 4 लोगों को पद्म विभूषण मिला है, जिससे रिलेटेड हमारा ये प्रश्न है। इसमें सबसे पहला नंबर आता है प्रभा अत्रे का, जो हमारे विकल्प सी में मौजूद है। इनको कला के क्षेत्र में मिला है। कई बार ये भी प्रश्न पूछ देता है कि इनको पद्म विभूषण मिला, लेकिन किस क्षेत्र में मिला है। इस समय ये प्रश्न बहुत ट्रेंड में है, इसलिए क्षेत्र का नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो सुश्री प्रभा अत्रे को कला के क्षेत्र में। एक राधे श्याम खेमका जी हैं, इनको मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में मिला। जनरल बिपिन रावत साहब को मरणोपरांत सिविल सेवा के क्षेत्र में, और कल्याण सिंह जी को मरणोपरांत सार्वजनिक क्षेत्र में पद्म विभूषण का पुरस्कार मिला। इस प्रकार हम लोगों ने इस प्रश्न को पूरा हॉलिस्टिक अप्रोच से देखा। अगला प्रश्न 36 देखिए, जनवरी 2022 में किसे परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ सही ऑप्शन होगा नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया जनवरी 2022 में, यहाँ विकल्प ए सही होगा। अगला प्रश्न संख्या 27 देखिए, हाल ही में किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए नामित किया गया है? तो जो भारत से जो फिल्म ऑस्कर के लिए गई थी उसमें जय भीम और मरक्कर, ठीक है, मरक्कर भी शामिल है, यानी यहाँ पे विकल्प सी सही होगा। ए और बी दोनों, जय भीम और मरक्कर दोनों ऑस्कर के लिए गई थी। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न और बन सकते हैं क्योंकि ऑस्कर बहुत पूछे जाने वाले पुरस्कारों में से एक है। ये ऑस्कर अवार्ड जो 2022 में दिया गया, ये 94वां ऑस्कर अवार्ड था। अब इसमें ये पूछता है कि इसमें सर्वश्रेष्ठ किस फिल्म को दिया गया? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड कोडा को दिया गया ऑस्कर 2022 में। 94वें ऑस्कर 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कोडा को दिया गया। ये भी पूछ सकता है कि इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको दिया गया? तो आपका जवाब होगा विल स्मिथ को दिया गया। यदि ये पूछे कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसको दिया गया, तो जेसिका चेस्टेन को दिया गया। और अगर आपसे ये पूछे कि 94वें ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का किसको दिया गया, तो जेन कैपियन को दिया गया। ये चारों नाम जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, और उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का दिया गया, तो कोडा को। और भारत की तरफ से 94वें ऑस्कर अवार्ड 2022 के लिए कौन सी फिल्म नामित हुई थी, तो ये गई थी वहाँ पे, तो ये जय भीम और मरक्कर, यानी कि यहाँ सी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 38 देखिए, हाल ही में पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? तो यहाँ पे विकल्प सी सही होगा, नरेंद्र मोदी। इन्होंने पहले भारत एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी।
प्रश्न संख्या 39 देखिए, किस राज्य में भारत की पहली पक्षी एटलस तैयार किया गया? तो आपका सही आंसर होगा केरल। केरल वह भारत का पहला राज्य है जिसने पहला पक्षी एटलस तैयार किया है। ए बी ऑप्शन सही हो जाएगा 39 का। 40 नंबर प्रश्न देखिए, हाल ही में किस दक्षिण अमेरिकी देश में तेल के रिसाव के कारण 90 दिनों तक पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की गई? तो उस दक्षिण अमेरिकी देश का नाम है पेरू। अब ये पूछ सकता है कि पेरू की राजधानी क्या है? तो लीमा, और इसकी मुद्रा जो है न्यू सोल है। ठीक है, ये जो और कंट्रीज दी हैं ये सभी की सभी दक्षिण एशियाई कंट्रीज हैं। इनका भी देख लेते हैं। इक्वेडोर की राजधानी क्वीटो है, यहाँ पे डॉलर चलता है। उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो है, और यहाँ पे मुद्रा पीसो चलता है, यानी उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो और मुद्रा पीसो। चिली की राजधानी सैंटियागो और मुद्रा पीसो चलती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 41 देखिए, हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन दिया कि इसमें पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने जीता, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन दिया कि महिला एकल खिताब जो है एस्ले बार्टी ने जीता, ये भी स्टेटमेंट सही है। यानी ऑस्ट्रेलियाई ओपन में 2022 में पुरुष की तरफ से राफेल नडाल और महिला की तरफ से एस्ले बार्टी एकल खिताब में इन्होंने जीता। कई बार प्रश्न ये पूछ देता है कि इन्होंने किसको हराया था, यहाँ इसको भी देखना जरूरी है। तो राफेल नडाल ने, अब ये भी कई बार पूछ देता है कि राफेल नडाल का संबंध किस देश से है, तो ये स्पेन के रहने वाले हैं, और इन्होंने हराया था डेनियल मेदवेदेव को, ये रूस के हैं। ठीक है, इनको हराया था। और अगला नाम है महिला एकल खिताब एस्ले बार्टी ने जीता था, ये ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है एस्ले बार्टी, और इन्होंने हराया है डेनियल कॉलिंस को, और ये जो डेनियल कॉलिंस हैं ये अमेरिका की रहने वाली हैं। अब एक चीज़ इसको याद करने का एक तरीका देखिए कि ये जो ऑस्ट्रेलिया की एस्ले बार्टी है महिला की, इन्होंने कॉलिंस को बुलाया, कॉल किया, और वो चला आया अमेरिका से, और वो हार गया, बाल्टी जीत गई। और किस लिए पार्टी के लिए बुलाया था? पार्टी में चले आए थे वो। ठीक है, और किसकी पार्टी थी? बाटी की पार्टी थी। ठीक है, ऐसे कोरिलेट करके याद कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न, हाँ इसमें एक फैक्ट और आप लोग जान लीजिए कि ये जो राफेल नडाल ने पुरुष एकल खिताब जीता है, इस प्रकार राफेल नडाल ने 21 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले ये पहले खिलाड़ी हो गए हैं। बाकी जो रोजर फेडरर और वगैरह और दूसरे खिलाड़ी हैं वो 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, ये 21वां ग्रैंड स्लैम जीतने वाले एक मात्र पहले खिलाड़ी हैं राफेल नडाल। इस बात को भी याद रखिएगा, हो सकता है पेपर में यही प्रश्न पूछ दे। प्रश्न संख्या 42 देखिए, जनवरी 2022 में दक्षिण प्रशांत महासागर में किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट की घटना हुई? तो जो जनवरी 2022 में दक्षिणी प्रशांत महासागर में जो ज्वालामुखी विस्फोट की घटना हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? तो टोंगा में हुई थी। ठीक है, यानी यहाँ पे विकल्प सी सही होगा। ठीक है, टोंगा में ये हुई थी। अब यहाँ पूछ सकता है कि टोंगा की राजधानी क्या है? तो टोंगा की राजधानी नुको अलाफा है। ठीक है, यहाँ पे राजधानी पूछी जा सकती है, तो टोंगा की राजधानी क्या है? नुको अलाफा। और यहाँ मुद्रा क्या चलती है? तो पांगा चलती है, पांगा। ठीक है, और ये यहीं पर अभी जो है दक्षिणी प्रशांत महासागर में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। यहाँ 42 का सी ऑप्शन सही होगा, टोंगा। अगला 43 नंबर देखिए, भारत का पहला सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे स्थापित हुआ? तो ये हम लोग अभी कई बार इस प्रश्न को देख चुके हैं। ये कहाँ पे स्टैब्लिश हुआ है? तो ये गुरुग्राम में स्टैब्लिश हुआ है। यहाँ पे विकल्प ए सही होगा। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम में, ए विकल्प सही है। 44 नंबर प्रश्न की तरफ चल रहे हैं हम लोग। 44 नंबर प्रश्न देखिए कि भारत ने किस देश की मदद से 150 गांवों को उत्कृष्ट गांव बदलने की योजना बनाई है? तो आपका सही जवाब होगा इजराइल, यानी बी ऑप्शन सही है यहाँ का। इजराइल की मदद से भारत 150 गांवों को उत्कृष्ट गांव बनाएगा। अगला 45 नंबर देखिए, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो जो दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल लॉक है उसका उद्घाटन नीदरलैंड में हुआ है। ठीक है, यानी ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी के किस प्रिय भजन को इस साल वेटिंग रिट्रीट समारोह में हटाने का फैसला लिया है? तो वो सही आंसर क्या होगा? बी, अवॉइड विथ मी। ठीक है, अवॉइड विथ मी जो महात्मा गांधी का प्रिय भजन था उसे अब वेटिंग रिट्रीट समारोह से हटा दिया गया है, यानी यहाँ पे विकल्प बी सही होगा। अगला प्रश्न 47 है, नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? तो ये पुरस्कार पूर्व प्रधानमंत्री जापान शिंजो आबे साहब को दिया गया, और ये किसके तरफ से दिया गया? नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने दिया है। ठीक है, और कौन सा पुरस्कार का नाम क्या है? नेताजी पुरस्कार 2022 शिंजो आबे साहब, ए विकल्प सही। प्रश्न संख्या 48 देखिए, यूएनडीपी ने किस यूट्यूबर को भारत का पहला युवा जलवायु चैंपियन घोषित किया है? तो यहाँ पर हमारा विकल्प सही हो जाएगा ए। ये प्राजक्ता कोहली एक यूट्यूबर हैं, इन्हें भारत का पहला युवा जलवायु चैंपियन घोषित किया गया, यानी यहाँ पे विकल्प ए सही होगा। एक नाम आप देख रहे हैं यूएनडीपी, अभी इसकी चर्चा नहीं हो पाई है पूर्व के प्रश्नों में। यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना जो है 22 नवंबर 1965 को हुई, और इसका मुख्यालय पूछेगा तो आप न्यूयॉर्क बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 48 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ए। अब 49 नंबर देखिए, दक्षिण मोबुओग किस राज्य का पहला ODF प्लस गांव घोषित हुआ है? तो ये गांव रिलेटेड है मिजोरम से। ठीक है, यानी दक्षिणी मोबुओग जो गांव है वो मिजोरम का है,
और इसे पहला ODF प्लस गांव घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की संसद द्वारा लॉन्च किए गए डिजिटल ऐप का नाम क्या है? तो ये जो डिजिटल ऐप भारतीय संसद ने लॉन्च किया है, इसका नाम डिजिटल संसद है, यानी यहाँ पे विकल्प बी सही होगा। इस प्रकार आज के प्रश्न की ये श्रृंखला यहीं पे कंप्लीट होती है और आप लोग पूरे मनोयोग के साथ एकदम लग जाइए पेपर की तैयारी में। ऑनलाइन स्टडी ग्रुप अपने टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से बिना क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ किए जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना आपके साथ करेगा। अभी पूर्व में एक उदाहरण, कुछ लोगों ने यूके PCS के एग्जाम के लिए कुछ डिमांड की थी। ऑनलाइन स्टडी ग्रुप ने उनके साथ उनकी स्ट्रेटेजी के साथ अपनी स्ट्रेटेजी को मिलाते हुए बहुत अल्प समय में 3 घटनासार की वीडियो को तत्काल उपलब्ध कराया था। इस प्रकार घटनासार की पूरी सीरीज उनके काम आई और ऑनलाइन स्टडी ग्रुप अपनी इस सहयोग को आगे भी बनाए रखेगा। आप भी अपना स्नेह और प्यार ऑनलाइन स्टडी ग्रुप के साथ बनाए रखें। आज की श्रृंखला यहीं कंप्लीट होती है। आगे ये आंसर की भी दिखा दे रहा हूँ ताकि अगर किसी प्रश्न पे आपको रीचेक करने की ज़रूरत पड़े तो आप देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।